नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति और देश के खिलाफ राजनीति का प्रतीक है डोनाल्ड ट्रंप का जीतना। डोनाल्ड ट्रंप की जीतने से भारतवंशी कमला देवी हैरिस हार जाती हैं। वो कमला देवी हैरिस जो भारत के लिए कुछ कर सकती थी, जो डेमोक्रेट्स भारत के लिए सदैव मुफीद रहे, वो हार जाती हैं। लेकिन वो रिपब्लिकन जीत जाते हैं जो भारत के लिए कभी अच्छे नहीं रहे, भले ही उनके निजी संबंध नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे हो। दूसरी तरफ हमारे देश में असल में कारपोरेट की गुलामी का दौर शुरू हो गया है, और कारपोरेट की गुलामी का दौर जब शुरू हो चुका हो तो सुप्रीम कोर्ट हो, दूसरे और संस्थाएं हो, सब जगह उसका असर देखने को मिलता है। और हम बड़े खुश थे उस डिसीजन से कि मदरसों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है, लेकिन उसी की आड़ में एक फैसला सुना दिया 9 सदस्यीय चंद्रचूड़ की बेंच ने कि जो संपत्तियां अधिग्रहित करती थी सरकार, जिसके जरिए वो निजी संपत्तियों को भारत सरकार की संपत्ति बना करके उसका राष्ट्रीयकरण कर देती थी, जिस बूते श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंकें और न जाने कितनी चीजें राष्ट्रीयकृत करके देश के लोगों को सौंपी थी, पूंजीपतियों के हाथ से निकाली थी, फिर से उसे पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने के लिए जजमेंट दे दिया है। हालांकि उसमें 2 जज, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस नागरत्ना ने उसका विरोध किया। बावजूद इसके 7 जज तो एक पक्ष में थे, तो बहुमत से फैसला हो गया। यह आप समझ सकते हैं कि इस तरह से होता है। इससे सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? अडानी अंबानी जैसे कुछ चंद पूंजीपतियों को होगा जो सरकार के करीबी हैं और जिन्हें भारत सरकार सारी संपत्तियां, सारा पैसा, सब कुछ सौंप रही। तो आप इससे समझ लीजिए कि आप कर्ज लेते हैं, आपका कर्ज तो माफ नहीं होता है, लेकिन अंबानी कर्ज लेंगे तो साहब ये 90,000 करोड़ देंगे तो हो सकता है उन्हें 9,000 करोड़ भी न देने पड़े, उन्हें 900 करोड़ में ही से भी कम देने पड़े और उतने में मुक्ति पा जाएंगे। यह हाल है भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी की सरकार का। तो इसलिए सब कुछ उनके मुताबिक होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं यह सरकार आपकी सरकार नहीं है, यह इस देश के देशवासियों की सरकार नहीं है, देश हित की सरकार नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, अपना सुख और कारपोरेट की गुलाम सरकार है। और यही हुआ है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप वो व्यक्ति है जो कसीनो चलाता है, वो व्यक्ति है जो कारपोरेट का व्यक्ति है, जिसे एलन मस्क जैसे लोग समर्थन दे करके और पैसा दे करके चुनाव लड़वाते हैं। यह वह शख्स है जिसके लिए खुल के तमाम सारे ग्रुप, कारपोरेट ग्रुप लगते हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स के लिए आम लोग लगते हैं। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वहां पर भी है कि हिंदुस्तान में तो फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महिलाओं को जो सम्मान दिया था वो आज तक कायम है, कम नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका आज तक 235 साल के लोकतंत्र के बाद भी एक महिला को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। एक महिला उसे बर्दाश्त नहीं है। वहां के चाहे गोरे हो चाहे काले हो, किसी ने भी महिला को स्वीकारने का नहीं किया। नहीं तो कमला एक बेहतरीन प्रेसिडेंट होती। बहरहाल जो हुआ इसके आगे है। इससे नुकसान किसको होगा? इससे नुकसान होगा भारत के लोगों को, भारत के युवाओं को, भारत के तमाम व्यापारियों को और सबको, छोटे व्यापारियों को, बड़ों को नहीं। बड़ों के साथ तो सौदा है, और इस सौदे का प्रमाण है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतते ही आज की डेट में
पहले नगर सेठ होता था, कोई और सेठ होता था, आज राष्ट्र सेठ कह सकते हैं, राष्ट्र मालिक कह सकते हैं। वो गौतम अडानी एक ट्वीट करता है और कहता है कि धरती पर सबसे ज्यादा महान, सबसे ज्यादा योग्य, सबसे ज्यादा अच्छे व्यक्ति आप डोनाल्ड ट्रंप हैं, और वो एक न्याय और सबका शासन स्थापित करेंगे, और मैं उनको बधाई देता हूं। वहीं उनके नौकर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो उनके साथ अपनी तमाम फोटो शेयर करके महानता का उनके बखान करते हैं। उस डोनाल्ड ट्रंप के बखान करते हैं जो चरित्र के मामले में भी लांछित है, जिसके चरित्र को लेकर भी तमाम सवाल उठे। तीसरी बीवी है उसकी, जो अब फर्स्ट लेडी बनेगी दूसरी बार। तो आप समझिए, उसने तमाम तरह के कुकृत्य किए हैं, तमाम अपराध किए हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की है। उस शख्स के समर्थन में नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी भाजपा खड़ी है, वो खड़ी है। ये लोग वही हैं जो उसको जितवाने के लिए हवन यज्ञ और न जाने क्या क्या अनुष्ठान कर रहे थे, अपने देश की अपनी बेटी को हरवाने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं, इनके समय में न बेटी सुरक्षित है, न बेटी के हक सुरक्षित है। बहरहाल, उधर राहुल गांधी बड़ा मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि उनके बारे में झूठा प्रचार किया जाता है कि वो बिजनेस के खिलाफ है। तो राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट बताया। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. वो बिजनेस के खिलाफ नहीं है, बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं है, वो मोनोपोली के खिलाफ है, और उस मोनोपोली के खिलाफ ही वो आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा। अब उसको लेकर के राहुल गांधी ने भारत के 1 दर्जन भाषाओं के अखबारों में अपना एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एकाधिकार स्थापित किया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया नरेंद्र मोदी का, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन यदि आप पूरी बात पढ़ेंगे, पूरा लेख पढ़ेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि यह पूरी तरीके से आज भारत की दशा पर ही है कि भारत में यह हो रहा है। तो भारत में किस तरीके से चंद पूंजीपति जिन्हें एकाधिकार स्थापित किया जा रहा है, तो उन्होंने उसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की, और किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, राजाओं और सबके साथ में व्यापार करने की अनुमति ली, और धीरे धीरे व्यापार में एकाधिकार किया, अफीम की खेती में एकाधिकार किया, और उस एकाधिकार के बाद में धीरे धीरे सारा कब्जा कर लिया, और फिर सेना बनके और सब बनके लड़े। याद करिए, 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसी सरकार से नहीं हो रहा था, वो लड़ाई लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने टेक ओवर किया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस देश में जो व्यापारी हैं, ये सत्ता पे कब्जा कर लेते हैं, और आज यही हो रहा है कि कैसे अडानी ने कब्जा कर लिया, और इसलिए उसी के अनुसार से नीतियां बनती हैं, उसी के हिसाब से सारे व्यापार होते हैं, उसी को सब कुछ सौंपा जाता है, चाहे जो भी कुछ हो उसे सौंप दिया जाता है। वही बात राहुल गांधी ने कही। पहले भारत जोड़ो यात्रा के समय और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय राहुल गांधी जी ने अपनी जो आर्थिक सोच है, आर्थिक विचार जो है, जो आर्थिक नज़रिया है, और जो आर्थिक नीतियां अपनी देश को अपनानी चाहिए, उसको देश के सामने रखा था, जनता के सामने रखा था। और जो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, जो हमारे संविधान में उसका जिक्र हुआ है, उसको दोहराया था। संदेशा क्या है? संदेशा यही है कि भारत के आर्थिक विकास के लिए निजी निवेशकों की ज़रूरत है। निजी निवेश के सहायता से ही हमारी देश तरक्की कर सकती है। पर आज जो वातावरण है, एक भय का वातावरण है, डर,
धमकी देने का वातावरण है और जो एकाधिकार हो रहा है हमारे अर्थव्यवस्था में, ये हमारे देश के हित में नहीं है। और राहुल गांधी जी ने एक देश के लिए एक एजेंडा पेश किया है कि आर्थिक विकास किस ढंग से होना चाहिए, समावेशी होनी चाहिए, सबको समान अवसर प्रदान करना चाहिए, सिर्फ एक या दो पूंजीपतियों के हित के लिए नहीं, पर सभी भारतवासियों के लिए, सभी युवकों के लिए ये एजेंडा है। मैं समझता हूँ ये बड़ा महत्वपूर्ण मील पत्थर है कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसी के आधार पर हमारे जो राज्य सरकारें हैं और जो हम पार्लियामेंट में मुद्दे उठाते हैं, इसी को लेकर हम उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि निजी निवेश चाहिए, औद्योगिकरण चाहिए, शहरीकरण चाहिए, पर ऐसे पूंजीपतियों से हमें बचना है जो अपनी राजनीतिक संबंधों से फायदा उठाते हैं। तो आज एक एक चीज स्पष्ट है, और फिर ऐसे में छोटा कारोबारी, छोटा व्यापारी जो सारा है वो गुलाम बन के रह जाता है, या बर्बाद हो जाता है, या खत्म कर लेता है अपना जीवन। ये लगातार हो रहा है, और जिस तरह की घटनाएं हो रही चिंताजनक है। इसलिए राहुल गांधी के इन लेख को पढ़ना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, मलयालम तमाम भाषाओं में उन्होंने लिखा है। उन्होंने एक एक चीज बताई है, वो कैसे चाहते हैं कि इस देश का व्यापार, व्यवसाय, सब कुछ अच्छा हो। वो बार बार इसीलिए कहते हैं कि सबके हक की बात करते हैं। जो जातिगत जनगणना की बात कहते हैं तो वो सचमुच जरूरी है। इस देश के 90% का हक छीन के 10% को सब सौंप दिया गया है। इसी की तो लड़ाई है। और जब संविधान निर्माताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, सबने जो ये संविधान बनाया मिलके, उस संविधान में वो सारे विचार लाए गए कि किसी एक की मोनोपोली ना हो, हर कोई शक्ति से युक्त हो। लेकिन आज क्या हो रहा है? शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है। चंद लोग पूंजीपति हो जाएंगे, चंद लोगों को सब मिल जाएगा और सारी चीज। राहुल गांधी गए थे नागपुर, और वहां पर संविधान सम्मान सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसमें वहां पर लीला ताई मौजूद थी, जो महात्मा गांधी के साथ काम करी। 95 साल की वो बुजुर्ग महिला, और वो कहती है, वो बताती है कि किस तरीके से क्या अपने सबके हार्ट बीट राहुल गांधी और आप सब कांग्रेस जन की शक्ति। मेरे एक आंख में आंसू है, दूसरे आंख में हंसू है। मैं हंस रही हूँ। आंख में आंसू, आज मेरे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है संकट में है, और रोज उसकी चिंता रहती है, नींद नहीं आती। लेकिन दूसरे आंख में मेरे आज हंसू है, हर्ष है। ये शक्ति मेरे राहुल के पीछे खड़े रहने वाली है। ये शक्ति राहुल के रूप में, मैं जिस संस्कृति में पैदा हुई, मैं जिस संस्कृति में जी पूरे साल बापू के साथ रह चुकी हूँ, बापू का कंधे पे हाथ है, नेहरू जी के संस्कार है, और आज 95 इयर्स ओल्ड एजुकेटेड लेडी कह रही है, राज्य शास्त्र की एमए हूँ। जो संस्कृति का सपना देखा था अंग्रेजों के 150 साल में, जो संस्कृति गुलामगिरी में थी, उसके बाद कैसी संस्कृति आएगी, उसका सपना देखा था। लेकिन धार्मिकता ने वो सपना पूरा किया नहीं है। मुझे आपसे राहुल के लीडरशिप में मैं आशा करती हूँ कि वो जो संस्कृति है, उसका धर्म ग्रंथ हमारे राज्य घटना है, और ये राज्य घटना जो है करोड़ों करोड़ों 100 साल के लोगों की शक्ति का ग्रंथ है,
हमारे लिए, मेरे लिए स्वर्ग में वही ग्रंथ मैं ले जाने वाली हूँ। उसका संरक्षण इसके लीडरशिप में यानी कांग्रेस के नियमों में आप लोग करोगे। मेरे को एक ही आवाज में करो कि अम्मा तू जाने के लिए सुख से जा, हम साथ में है। कहो, कहो एक हाथ। और ये शक्ति पैदा करने का जो स्विच है, बटन है, वह है बाबा बापू अमर रहे। बाबा यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बापू यानी महात्मा गांधी। मैं 3 बार कहूंगी और रात को आपके इस शक्ति का दर्शन करके ईश्वर को कहूंगी मेरे को ले जा। बाबा बापू, मेरे राहुल को सुखी रहे भगवान। और वो कहती हैं मेरा राहुल नेतृत्व संभालेगा तो मुझे यकीन है इनको संरक्षित रहेगा। निश्चित रूप से एक बड़ी चीज है। इसी तरीके से होना चाहिए। राहुल गांधी इस देश की सारी समस्याओं, सारे मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। वो इस देश के लोगों को हक देना चाहते हैं। उनके जो हक छीने जा रहे हैं, व्यापारियों के हक छीने जा रहे हैं, आमजन के हक छीने जा रहे हैं, उसके खिलाफ है। वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। वो एक विचारधारा की लड़ाई है। वो विचारधारा, एक विचारधारा जो चंद लोगों को सब कुछ सौंप के सारी ताकत दे देना चाहता है, और एक विचारधारा जो सबको ताकत देना चाहता है, सबको उसका हक देना चाहता है। बस अंतर इतना सा है। फायदा इसमें इस देश के 90% लोगों का है, लेकिन हमारे देश में समस्या यह है, हम जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, दूसरे और नाम पे बट के बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि हम एक होके देश के लिए खड़े हों, देश प्रेमियों के साथ खड़े हों, राहुल गांधी के साथ खड़े हों। यही तो लीलाताई ने कहा। तो यह हमें समझने की जरूरत है। यदि हम इसे समझ जाएंगे तो शायद हमारा देश उस बर्बादी से बच जाएगा, क्योंकि अमेरिका आज भी महिलाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और पंडित नेहरू ने 1947 में ऐसा किया कि महिला, दुनिया की पहली, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष भारत की विजय लक्ष्मी पंडित बनी, जो पंडित नेहरू की बहन थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। तो आप सोचिए कितनी बड़ी सोच है भारत में। और वहीं आप अमेरिका को देख लीजिए, किस तरह की सोच के लोग हैं। फैसला आपका है कि आपको किसके साथ खड़ा होना है। जय